स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। मैं आप लोगों को सिविल थर्ड सेमेस्टर और मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर में जो एक बुक है सिविल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के लिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, यह बुक आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसी में यह आपका अगला चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट चैप्टर मैंने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो की जो लिंक है ऊपर आई बटन में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, तो आप लोग वहां से जाकर अपना पहला चैप्टर पढ़ सकते हैं। और यह एक ऐसा चैप्टर है इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम 10 नंबर का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आगे जैसे जैसे इस चैप्टर में बढ़ता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा कि किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। और साथ में जिन लोग ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज इस चैप्टर में शुरुआत कर रहे हैं हम लोग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की, ठीक है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट शुरुआत करने से पहले हम लोग देखेंगे इसमें हमें पढ़ना क्या है। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में हमें पढ़ना होता है कि कोई हमारी बीम है, उस बीम में किसी पॉइंट पर कितना लोड लग रहा है, उस लोड के कारण उस बीम में कितना शियर फोर्स पैदा होगा, कितना बेंडिंग मोमेंट पैदा होगा, ठीक पार्टिकुलर किसी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई भी बीम हो, चाहे आपकी कैंटिलीवर हो, सिंपली सपोर्टेड हो, ओवरहैंगिंग हो, किसी भी टाइप की बीम हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीम। आखिरकार बीम किसे कहते हैं? बीम की हिंदी होती है धरन, ठीक। बीम की हिंदी धरन। तो बीम समान अनुप्रस्थ काट की वह छड़ है जिस पर कार्य करने वाले बल तथा बलयुग्म उसकी लंबाई के अक्ष से गुजरने वाली समतल में सभी कार्य करते हैं। मतलब यह मैंने एक बीम ले, ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है यह बीम है, समान यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें यह जो मैंने रेड से दिखाई है यह इसकी लंबाई की अक्ष है, ठीक है। इसकी लंबाई की अक्ष पर यह हमने क्या किया, एक समतल माना है, समतल प्लेन। इस प्लेन पर जितने भी होंगे इस बीम पर लगने वाले बल, चाहे बल हो या बलयुग्म हो, इसी प्लेन पर कार्य करेंगे। चाहे बल आपका किसी भी तरीके से लग रहा हो, इंक्लाइंड हो, वर्टिकल हो, किसी भी तरीके से कोई भी बल या बलयुग्म लगेगा, वह बीम की लंबाई की अक्ष पर जो समतल है उसी समतल पर कार्य करेगा। तो बीम समान अनुप्रस्थ काट की वह छड़ है जिस पर लगने वाले समस्त बल तथा बलयुग्म बीम की लंबाई की अक्ष से गुजरने वाले समतल पर स्थित होते हैं, ठीक। तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पूछा जाता है बीम किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार की होती है, ठीक। तो यह रहा आपका बीम का डेफिनेशन। और देखते हैं आगे कि बीम कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले टाइप्स पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना होगा कि कोई भी बीम है वह आखिरकार कहीं ना कहीं रखी जाती है। जैसे आपका घर होगा, मकान होगा, उसमें ये बीम होती है, ठीक। मकान में बीम होती है, बीम कहीं ना कहीं रखी होती है, दीवारों पर टिकी हुई होती है। तो हमें ये पढ़ना है कि बीम जहाँ पर टिकी होती है वह कितने टाइप से टिकाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट। बीम को हम लोग कितनी तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं, मतलब टेक। सपोर्ट की हिंदी क्या होती है? टेक। क्लियर है? सबसे पहला सपोर्ट आता है आपका सिंपल और रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट। दूसरा आपका आता है
फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, और तीसरा आपका आता है हिंज्ड सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट, या इसी को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, वह है आपका पिन सपोर्ट। ठीक, ये इतने टाइप्स के सपोर्ट होते हैं, 3 टाइप्स के, सिंपल या रोलर सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट, और तीसरा है हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। तो इनको एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा सिंपल सपोर्ट। तो सिंपल सपोर्ट आपका नॉर्मली कुछ नहीं होता, इसमें इस तरीके से ये मान लीजिए दीवार है, ठीक, और इसके ऊपर बीम आपकी सिर्फ और सिर्फ ऐसे रख दी जाती है। तो ऐसे सपोर्ट जिसमें बीम को केवल दीवार के सहारे या किसी सपोर्ट के सहारे रख दिया जाता है और उसमें ऊपर से कोई सपोर्ट नहीं होता, मतलब इसको केवल रखा है, ना किनारे से सपोर्ट है ना कहीं से कोई सपोर्ट है। तो ऐसे सपोर्ट को हम लोग सिंपल सपोर्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका आता है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट आपका किस तरीके का सपोर्ट है देखते हैं। बेसिकली ये जो आपका सिंपल सपोर्ट है इसका यूज इंजीनियरिंग में नहीं किया जाता, ठीक है। अब बात करते हैं आगे रोलर सपोर्ट की। तो यह जो आपका रोलर सपोर्ट है यह कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पर बीम में ऐसे इधर लोड लगेगा और इधर से हमारी प्रतिक्रिया होगी, प्रतिक्रिया बल मिलेगा, ठीक। अब जब हमारा इस बीम में लोड लगाया जाएगा, ठीक है। अब इस बीम पर हमने ऊपर से लोड लगाया। अब जब हम इसमें ऊपर से लोड लगाएंगे तो रोलर है, ये सपोर्ट रोलर सपोर्ट है, तो ये क्या करेगा, आसानी से रिएक्शन बल दोनों देंगे। बात क्लियर है। लेकिन अगर ये फोर्स को हम लोग वर्टिकल ना लगा के किसी एंगल पे लगा दें तो होगा क्या, ये बीम के नीचे रोलर लगे हैं, मतलब बीम आगे पीछे स्लाइड कर सकती है, खिसक सकती है। तो बीम में अगर हम लोग किसी एंगल से फोर्स लगाए तो बीम क्या हो जाएगी, आगे पीछे स्लाइड कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रोलर सपोर्ट होता है वह से वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में लगे हुए फोर्स का रिएक्शन देता है, ठीक है। और बीम किसी भी वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा लगने वाले फोर्सों को क्या कर देती है, आगे पीछे मूव करके नेग्लेक्ट कर देती है। दूसरा आता है आपका फिक्स सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट क्या होता है देखते हैं। फिक्स सपोर्ट में जो बीम होती है, बीम के किनारों को किसी दीवार में इस तरीके से गाड़ दिया जाता है, इस तरीके से, ठीक। तो ऐसे ये हमारी बीम फिक्स कर दी जाती है, मतलब बीम के दोनों सिरे किसी दीवार वगैरह में अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं। और ऐसे सपोर्ट लगाने से बीम आपकी किसी भी डायरेक्शन में फोर्स को वियर कर सकती है, चाहे आपका वर्टिकल फोर्स हो या किसी एंगल से फोर्स लग रहा हो, दोनों ही डायरेक्शन में बीम फोर्स वियर करने में सक्षम है और यह आपकी रिएक्शन भी देगी ऐसे। लेकिन इसमें क्या था, बीम आगे पीछे भी स्लाइड कर सकती थी और ऊपर भी मूव कर जाएगी रोलर सपोर्ट में। तीसरा सपोर्ट आता है आपका हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट। हिंज सपोर्ट या पिन सपोर्ट किस तरीके का सपोर्ट होता है इधर देखते हैं। यह मान लीजिए कोई एक बीम थी, इस बीम में हिंज सपोर्ट की हिंदी होती है कब्जेदार सपोर्ट, ठीक। इस बीम को हमने क्या किया, इस पॉइंट पर
इस जगह से हमने हिंज कर दिया, एक पिन लगा दिया, मतलब इस तरीके से हमने कब्जेदार सपोर्ट लगा दिया और इधर किनारे से सपोर्ट लगा दिया। अब जब बीम में वर्टिकल फोर्स लगेगा तब तो कोई बात ही नहीं है, ये आराम से वियर कर लेगी और रिएक्शन भी देगी। लेकिन अगर इसमें आपका किसी एंगल से फोर्स लगेगा, ठीक, एंगल से फोर्स लगेगा तब भी ये क्या करेगी, वियर करेगी। लेकिन अगर इसमें मोमेंट लगा दिया जाए, मोमेंट लगा दिया जाए मतलब इस तरीके से मोमेंट लगाएं तो होगा क्या, बीम आपकी ऊपर नीचे मूव कर जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस पर हमने मोमेंट लगाया तो बीम इस पॉइंट के अबाउट पिन सपोर्ट है या कब्जेदार सपोर्ट है, तो इस पर मोमेंट लगाएंगे तो ऐसे ऐसे मूव करने लगेगी, जैसे आपका दरवाज़ा मूव करता है। बात क्लियर हो गई होगी। तो यह रहे आपके सपोर्ट, इन्हीं 3 सपोर्टों पे आपकी बीम आगे टिकी हुई होती है। ठीक, बात करते हैं आगे चल के हमें कि अब आगे पढ़ना है हमें बीम के प्रकार, बीम कितने टाइप्स की होती है। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बीम। धरन हमारी कितने प्रकार की होती है। पहला है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, इसकी हिंदी होती है सरल आधारित धरन। आप लोग हिंदी लिखते चलिएगा, समझ लीजिएगा, सरल आधारित धरन। दूसरी है आपकी कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, इसकी हिंदी होती है परास धरन। तीसरी आपकी आती है फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड बीम, इसकी हिंदी होती है आबद्ध धरन। चौथा है आपका कॉन्टिन्यूअस बीम, और पांचवा है आपका ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम, कॉन्टिन्यूअस की हिंदी होती है सतत धरन, ठीक, और ओवरहैंगिंग की हिंदी होती है बाहर निकली हुई धरन। अब इनको एक एक करके देखते हैं आखिरकार कौन सी बीम किस तरीके से होती है। जो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बीम में जो सपोर्ट होगा नीचे से वह या तो कब्जेदार होगा या तो रोलर सपोर्ट होगा। कैसे देखते हैं। मान लीजिए यह आपकी बीम थी, इस पर या तो यह कब्जेदार सपोर्ट होगा या तो रोलर सपोर्ट होगा इस तरीके से, ठीक। तो ऐसी बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के नाम से जानते हैं। दूसरी है आपकी कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम आपकी ऐसी बीम है जिसका एक सिरा दीवार में फिक्स होता है तथा दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। कैसे देखते हैं। यह आपकी एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक। इसका एक सिरा दीवार के अंदर फिक्स है तथा दूसरा सिरा क्या है, स्वतंत्र है। तो ऐसी बीम को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, कैंटिलीवर बीम के नाम से जानते हैं। साथ में देखते चलें, इसका जो लाइन डायग्राम हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ऐसी बीम को हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जब ऊपर से लोड लगेगा तो रिएक्शन कौन कौन देगा। जैसे ये हमारे पास ये बीम थी, इसको हमने इस पे और इस पे रख दिया ऐसे, बात क्लियर है। अब ऊपर से जितना लोड लगेगा तो कौन इसको बैलेंस करेगा, एक ये उंगली और दूसरी ये उंगली, मतलब जितने जगह पे सपोर्ट है वही ऊपर से लगने वाले बलों का विरोध करेंगे, प्रतिक्रिया बल देंगे। तो एक प्रतिक्रिया बल आपको यहाँ से मिलेगा और दूसरा इस जगह से मिलेगा। तो हमने इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से बना दिया। अब कैंटिलीवर बीम को हम लोग सिंपल तरीके से इस तरीके से शो कराते हैं, बात क्लियर है। तीसरी है आपकी फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम में होता क्या है, जो आपकी बीम होती है
उसके दोनों सिरे किसी दीवार में गाड़ दिए जाते हैं। बात क्लियर है? यह आपकी फिक्स बीम हो गई। और इसको किस तरीके से दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं ऐसे, दोनों सिरों पर फिक्स करके। बात क्लियर है? अब तीसरी बीम आती है, चौथी, कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस मतलब सतत। तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सपोर्ट हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस बीम के नाम से जानते हैं। और एक चीज़, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसमें जो सपोर्ट होते हैं वो बिल्कुल किनारे किनारे होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम की। तो जो आपकी कॉन्टिन्यूअस बीम होती है वह इस तरीके से होती है। देखिए, इसमें दो से अधिक सपोर्ट हैं, तो यह आपकी कॉन्टिन्यूअस बीम की श्रेणी में आती है। अब बात करते हैं तीसरी, चौथी, पांचवी बीम की, ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग मतलब बाहर निकली हुई बीम। बाहर निकली हुई बीम, इसको देखते हैं, ऐसी बीम जो अपने सपोर्ट से बाहर निकली हो उसे हम लोग ओवरहैंगिंग बीम के नाम से जानते हैं। देखते हैं इसका फिगर। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यह जो बीम है यह दोनों सपोर्टों से बाहर निकली है। इस तरीके से इसमें प्रतिक्रिया बल मिलेगा, ऊपर से जब बल लगेंगे तब प्रतिक्रिया बल मिलेगा। तो यह बीम यहाँ से इतनी दूर और इधर से इतनी दूर बाहर निकली है। देख सकते हैं, यह आपका ए है मान लीजिए और ये बी है। तो ये दोनों सिरों से बाहर निकली है, तो इसको क्या कहेंगे? बोथ साइड ओवरहैंगिंग बीम। अगर यही बीम केवल एक सिरे से बाहर निकली हुई होती, इस तरीके से, तो इस बीम को कहते हैं वन साइड ओवरहैंगिंग बीम, या एक सिरे से बाहर निकली हुई बीम के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये तो रहा बीम का क्लासिफिकेशन। तो जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि बीम किसे कहते हैं और बीम कितने प्रकार की होती है, तो बस आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। बीम की आपको परिभाषा लिख देनी है और यह बीम का क्लासिफिकेशन टाइप्स लिख देना है, और ये सिंपल से फिगर बना देने हैं। अगर आप ये बना पाएँ तो ये बना दिए, अदरवाइज इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे रिएक्शन, अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो इसको रिएक्शन आर ए और ये आर बी। इस तरीके से आप सिंपल वाला फिगर बना के भी आप आंसर दे सकते हैं। आपको पूरा का पूरा नंबर 5 नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ लोड की। टाइप्स ऑफ लोड, यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं बनती है कि भार कितने प्रकार के होते हैं। भार का वर्गीकरण, यह इस चैप्टर से कम पूछा जाता है। जो ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वो मैंने बता दिया। तो देखते हैं लोड कितने प्रकार के होते हैं। पहला लोड आपका आता है बीम में लगने वाला पॉइंट लोड। पॉइंट लोड या इसी को हम लोग कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। कंसंट्रेटेड लोड मतलब बिंदु भार या संकेंद्रित भार। इसकी हिंदी होती है बिंदु भार, बिंदु भार या संकेंद्रित भार। क्लियर है? दूसरा आपका आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसी की हिंदी होती है समवितरित भार। आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, साथ में मैं हिंदी भी बता रहा हूं आपको। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसकी हिंदी होती है समवितरित भार। और तीसरा है आपका वेरिंग लोड। वेरिंग लोड, वेरिंग लोड की हिंदी परिवर्तनशील भार। परिवर्तनशील भार, परिवर्तनशील भार आपका 2 टाइप्स का होता है।
यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और दूसरा होता है आपका कर्व लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब समान रूप से बदलता भार, और इसका कर्व लोड का मतलब वक्र भार। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली और वेरिंग लोड है क्या। देखिए, बेसिकली पॉइंट लोड किसी भी बीम पे लगाना इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पॉइंट लोड का मतलब क्या होता है? एक बिंदु, और किसी भी बीम में एक बिंदु पर भार लगाना इम्पॉसिबल है। तो बीम में जिस जगह पर केवल एक लोड लगा हुआ होता है, मतलब सिंगल लोड लगा होता है, जिस बिंदु पर जिस जगह पर लगा होता है, उसे हम लोग पॉइंट लोड के नाम से जानते हैं, उसे पॉइंट लोड कह देते हैं। तो यह पॉइंट लोड का इस तरीके से सिंबल होता है। तो यह आपका पॉइंट लोड हो गया। पॉइंट लोड आपका वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, किसी भी एंगल पे हो सकता है। दूसरा आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब समवितरित भार। समवितरित भार का इस तरीके से लगता है, यह बीम में पूरी लंबाई पर या बीम की कुछ लंबाई पर लगाया जाता है। इस तरीके से इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं स्प्रिंग के रूप में, या इसको एक तरीके से इस तरीके से और दिखाते हैं कि ऐसे, यहाँ पर लोड की वैल्यू होगी ऐसे, और यहाँ पर लिखा होगा W न्यूटन प्रति मीटर या किलो न्यूटन प्रति मीटर। 1 मीटर पर W का, तो पूरी लंबाई पर W इंटू L का। तो ये रहा आपका समवितरित भार। बात क्लियर है? समवितरित भार आपका पूरी बीम पर या बीम की कुछ लंबाई पर एक समान रूप से लगा होता है। वेरिंग लोड, वेरिंग लोड आपका पहला आता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो ऐसा लोड आपका बीम में एक समान रूप से बढ़ता हुआ लगा होता है। जैसे इस तरीके से हम लोड लगा दें, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये एक समान रूप से, अगर हम लोग इधर से देखेंगे तो एक समान रूप से बढ़ रहा है, और इधर से देखेंगे तो यह एक समान रूप से घट रहा है। ठीक, तो यह रहा आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब बात आती है अगले लोड की, कर्व लोड की। जो कर्व लोड है आपका, यह इस तरीके से लगा हुआ होता है, बीम में वक्र के फॉर्म में लगा होता है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा। यह आपका कर्व लोड होता है। तो यह रहा आपका टाइप्स ऑफ लोड। यह भी बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, इसके पूछे जाने की संभावना कम होती है, लेकिन जो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दोनों लगा होता है बीम में, तो इसको समझना जरूरी था। और वेरिंग लोड आपके सिलेबस में है नहीं, डिप्लोमा के सिलेबस में वेरिंग लोड नहीं आता है, तो इसको हम लोग केवल लोड तक ही सीमित रखेंगे, आगे बीम में लगाकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे, कर्तन बल और नमन आघूर्ण, नमन आघूर्ण। ठीक, इन दोनों को समझते हैं आखिरकार यह दोनों कौन सी बला हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शियर फोर्स समझते हैं। तो शियर फोर्स, देखिए शियर फोर्स समझने से पहले हमने एक ये बीम बनाई, और मान लीजिए बीम में एक लोड ये W लग रहा था, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। अब बीम में हमने W लोड लगा दिया, तो इस W लोड को
पॉइंट ए पर जो रिएक्शन बल मिलेगी सपोर्ट के द्वारा और पॉइंट बी पर मिलेगी, यह दोनों मिलके इस डब्ल्यू लोड को वियर करेंगे। मतलब अगर यहाँ से रिएक्शन मिलेगी आर ए और यहाँ से मिलेगी आर बी, तो क्या लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के। क्यों? क्योंकि नीचे से लगने वाला लोड किसके बराबर होगा, ऊपर से लगने वाले लोड के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नीचे वाला लोड ज़्यादा हो गया रिएक्शन बल तो बीम ऊपर भग जाएगी, और ऊपर से लगने वाला लोड ज़्यादा हो गया तो बीम आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बीम आपकी संतुलन की कंडीशन में है, मतलब बैलेंस है। तो यह बीम जब संतुलन की कंडीशन में है, इसका प्रत्येक भाग संतुलन की कंडीशन में होगा। तो इसमें अगर हम कोई सेक्शन मान लें, सेक्शन ये हमने एक्स एक्स मान लिया, मतलब बीम को इस एक्स एक्स सेक्शन से हमने दो भागों में कट कर दिया, एक ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। बात आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि जिसको यह चीज़ समझ में नहीं आई तो आगे जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पूरी बीम हमारी संतुलन में थी। इसका मतलब यह है कि इसका प्रत्येक भाग क्या होगा, संतुलन में होगा। चाहे हम इस सेक्शन के इधर वाली की बात कर लें या सेक्शन के इधर की बात करें। बात क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हमें आर ए और आर बी निकालना होगा। आर ए और आर बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो आर ए और आर बी की वैल्यू बाद में हम लोग निकालेंगे, पहले समझते हैं। मान लीजिए हमने सेक्शन के राइट साइड की बात करी, ठीक, तो बीम हमारी राइट साइड इतनी ही बची, और ये हमारा क्या लग रहा है, बी पॉइंट पर एक प्रतिक्रिया बल, और इसको मान लीजिए ये पॉइंट डी है, ये हमारा क्या है, पॉइंट डी। अब देखिए, बीम हमारी पूरी संतुलन की कंडीशन में है, तो यह वाला भाग भी हमारा संतुलन में होगा। तो देखिए, बी पॉइंट पर एक प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रही है। अगर यह संतुलन है तो क्या होगा, जितना प्रतिक्रिया बल ऊपर लग रहा है तो इस डी पॉइंट पर प्रतिक्रिया बल के बराबर मान का एक बल नीचे कार्य करेगा, तभी यह संतुलन की कंडीशन में होगा। तो क्या है, इधर पे एक आरबी के मान के बराबर एक बल लगेगा। बात क्लियर है? तभी यह बीम संतुलन में, मतलब जितना बल ऊपर से लगेगा उतना ही नीचे से लगेगा। ठीक है, अब देखिए, एक बल यह बी पॉइंट पर आर बी लग रहा है और डी पॉइंट पर एक यह आर बी लग रहा है। अब देखिए, ये दो बल मिलके बीम को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कपल बन गया। ठीक है, कपल बन गया। अब बल तो बैलेंस हो गया, लेकिन यह एक एंटी क्लॉक कपल लग रहा है। अब इस एंटी क्लॉक कपल को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल लगेगा। कौन लगाएगा? डी वाले पार्ट में जो डी वाला सेक्शन, डी वाली पॉइंट थी, डी वाले पॉइंट पर आरबी बल किसने लगाया? एडी भाग ने, इस वाले भाग ने एक आरबी बल नीचे लगाया। ठीक है, फिर ये दोनों बल मिलके एक कपल बना दिए। अब इस कपल को बैलेंस करने के लिए एक कपल ये लगा, जो कि एडी भाग द्वारा ही लगाया जाएगा। तो यह कपल मिलके इसको बैलेंस कर दिया और यह फोर्स इसको बैलेंस कर दिया। तो यह वाली बीम आपकी क्या होगी, बैलेंस कंडीशन में। तो हम लोग बात करें शियर फोर्स की, शियर फोर्स की। तो शियर फोर्स किसी भी बीम में, किसी भी बीम में, यह जो हमने सेक्शन माना है, सेक्शन के दाईं तरफ या सेक्शन के बाईं तरफ लगने वाले समस्त ट्रांसवर्स फोर्सेस, ट्रांसवर्स फोर्सेस मतलब ऊर्ध्वाधर बल, ऊर्ध्वाधर बलों का बीजगणितीय योग होता है। बात क्लियर है? एक बार फिर सुन लीजिए, शियर फोर्स किसी भी बीम में सेक्शन के दाईं तरफ या सेक्शन के बाईं तरफ लगने वाले समस्त ट्रांसवर्स फोर्सेस का बीजगणितीय योग होता है। बात क्लियर हो गई? अब बात करें बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट आपका
किसी भी बीम में सेक्शन के दाईं तरफ या सेक्शन के बाईं तरफ लगने वाले सभी मोमेंटों का बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, तो ये रही आपकी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की। अब बात करते हैं आगे हम लोग साइन कन्वेंशन की, मतलब इसकी हिंदी होती है रूढ़ चिन्ह परिवर्तन। यह जो रूढ़ चिन्ह परिवर्तन है यह भी डायरेक्ट आपका 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइन कन्वेंशन किसे कहते हैं समझाइए। तो आपको साइन कन्वेंशन की अब मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आपके एग्जाम में लिखना है आपको अपनी कॉपी में। साइन कन्वेंशन मतलब रूढ़ चिन्ह परिवर्तन। देखिए साइन कन्वेंशन में आपको यह शियर फोर्स का है, शियर फोर्स, और यह बेंडिंग मोमेंट का है, बेंडिंग मोमेंट। ठीक, मान लीजिए ये हमने कोई एक बीम मानी, यह एक बीम है। इस बीम में अभी हमने क्या माना था, एक सेक्शन माना था। तो सेक्शन की ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब देखिए जो हमें बल लेने हैं, कुछ बल बीम में ऊपर से लग रहे होंगे, ठीक, और इन बलों के लगने के कारण हमारा प्रतिक्रिया बल लग रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें कौन से बल को पॉजिटिव लेना है, क्या ऊपर से लगने वाले बल को पॉजिटिव लेना है या नीचे से लगने वाले बल को पॉजिटिव लेना है, तो यह हमारा कौन डिसाइड करेगा, साइन कन्वेंशन डिसाइड करता है। ठीक, तो यह मान लीजिए हमारा कोई एक सेक्शन है एक्स एक्स, और यह क्या है, राइट साइड है, और यह हमारा लेफ्ट साइड है। इसी तरीके से इसमें भी यह है आपका राइट साइड है और यह है आपका लेफ्ट साइड है, और यह हमारा एक्स एक्स सेक्शन था। अब देखिए शियर फोर्स में हमारा होता क्या है, यदि किसी सेक्शन में, यदि किसी माने गए सेक्शन के अगर हम लोग दाईं तरफ देखें तो नीचे से ऊपर लगने वाला बल पॉजिटिव तथा ऊपर से नीचे लगने वाला बल नेगेटिव होता है। बात क्लियर है। तथा यदि सेक्शन के बाईं ओर अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे लगने वाला बल पॉजिटिव, ऊपर से नीचे लगने वाला बल पॉजिटिव तथा नीचे से ऊपर लगने वाला बल नेगेटिव होता है। यह कौन डिसाइड करता है, साइन कन्वेंशन किसके लिए, शियर फोर्स के लिए। बात क्लियर है। इसमें देख लीजिए बीम का एग्जांपल दे रहा हूँ। यह हमने बीम बना ली, बीम में हमने एक बल ये लगा दिया, दूसरा बल ये लगा दिया, और यह आर ए आर बी है और ये आर ए है। यहाँ पर 10 न्यूटन और ये 20 न्यूटन का बल लग रहा है। ये हमने एक सेक्शन मान लिया। अब सेक्शन के ये दाईं तरफ है, सेक्शन के ये दाईं तरफ है, तो हमें दाईं तरफ क्या देखना है, नीचे से ऊपर लगने वाला बल आर बी नीचे से ऊपर है, कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आर बी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। और ऊपर से नीचे लगने वाला बल सेक्शन के दाईं तरफ क्या है, ऊपर से नीचे लगने वाला बल नेगेटिव, मतलब माइनस का 10 न्यूटन। क्लियर। अब अगर हम लोग सेक्शन के बाईं तरफ की बात करें तो सेक्शन के बाईं तरफ क्या है, ऊपर से नीचे लगने वाला बल देखिए पॉजिटिव है, तो हमें ऊपर से नीचे लगने वाला बल पॉजिटिव लेना है, प्लस का 20 न्यूटन, और नीचे से ऊपर लगने वाला बल माइनस का नेगेटिव, माइनस का आर ए। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक। अब बेंडिंग मोमेंट में हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट में ये हमने एक्स एक्स सेक्शन मान लिया, सेक्शन के दाईं तरफ, सेक्शन के दाईं तरफ देखिए यह आपका यह वाला मोमेंट एंटी क्लॉक है, घड़ी की विपरीत दिशा है, तो सेक्शन के दाईं तरफ एंटी क्लॉक लगने वाला मोमेंट पॉजिटिव तथा क्लॉकवाइज लगने वाला मोमेंट नेगेटिव होता है। बात क्लियर है। तथा सेक्शन के बाईं तरफ यह क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो क्लॉकवाइज लगने वाला मोमेंट पॉजिटिव तथा एंटी क्लॉक लगने वाला मोमेंट नेगेटिव होता है। यह है आपका
बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन होता है। आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि डायरेक्ट 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब देखिए इसी बीम में समझ लीजिए मोमेंट को हमें कैसे लेना है। मोमेंट तो आप जानते ही होंगे, जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक बल है। इस पॉइंट से इस बल की दूरी मान लीजिए 2 मीटर है और ये 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक। तो मोमेंट क्या होता है? बल इंटू बल की घूमने वाले अक्ष से, तो हमारी ये जो रॉड है यह वाली यह तो ये रॉड किस अक्ष के सापेक्ष घूमेगी? इससे, इस पॉइंट के सापेक्ष घूमेगी। तो घूमने वाले अक्ष से बल की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर हमारा मोमेंट होता है। मतलब मोमेंट जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बल 10 न्यूटन इंटू दूरी, लंबवत दूरी 2 मीटर। इन दोनों के गुणनफल के हम बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? वो मोमेंट को 20 न्यूटन मीटर। तो अब देखिए इस बीम में अगर हम लोग इस सेक्शन की बात करें तो देखिए आर बी इंटू यहाँ तक की डिस्टेंस सेक्शन की, कैसा मोमेंट बनाएगा? ये एंटी क्लॉक मोमेंट बनाएगा। तो सेक्शन के दाईं तरफ एंटी क्लॉक मोमेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक। तो हम लोग आर बी को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। बात क्लियर है? अब देखिए 10 वाला मोमेंट ऐसा क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमें क्या लेना है? नेगेटिव। तो माइनस का 10 क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ये डिस्टेंस बाद में हम लिखेंगे, इससे हमें मतलब नहीं है। अभी आप लोग ये मत समझिएगा कि आर बी इंटू ये डिस्टेंस नहीं लिखी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब सेक्शन के बाईं तरफ हम लोग देखेंगे तो ये देखिए आर ए कैसा मोमेंट है? आर ए वाला मोमेंट आपका क्लॉकवाइज बनाएगा और 20 वाला मोमेंट एंटी क्लॉक बनाएगा। तो एंटी क्लॉक मोमेंट को हमें क्या लेना है? नेगेटिव। और आर ए वाले मोमेंट को, क्लॉकवाइज मोमेंट को हमें पॉजिटिव लेना है। तो ये 20 वाला मोमेंट क्या आएगा? माइनस का 20। और कैसा मोमेंट है ये? एंटी क्लॉक। तो ये रही बात आपकी साइन कन्वेंशन की, ठीक है। अब आगे हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यदि किसी बीम में बीचों बीच, पहला केस हम लोग पढ़ेंगे, हमें 3 टाइप्स की बीमें पढ़नी है। आप लोगों के सिलेबस में 3 ही बीमें हैं। तो पहला केस हम लोग पढ़ेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम में यदि बीच में पॉइंट लोड W लगा है तो उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे और उसका डायग्राम किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि यदि किसी बीम में यूडीएल लगा है तो उस यूडीएल को किस तरीके से पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। इसको समझने के बाद ही हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर ये डाउट आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ तो आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक। तो मान लीजिए यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम थी और इस पर हमने 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लगा दिया। यह ए पॉइंट, यह बी पॉइंट। अब इसकी जो टोटल लंबाई है वह कितनी है? 4 मीटर। बात क्लियर है? इस 4 मीटर की लंबाई पर पूरे में यूडीएल लगा था और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर पर 20 किलो न्यूटन का लोड लगा है। तो 4 मीटर पर कितना लगेगा? 80 का। बात क्लियर है? 1 मीटर पर 20 का, तो 4 मीटर पर 80 का, 80 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगेगा। हमें क्या सीखना है? यूडीएल को पॉइंट लोड में बदलना, ठीक। यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे बदला जाता है और जो यूडीएल का पॉइंट लोड है वो कहाँ पर लगता है और यूडीएल का पॉइंट लोड कहाँ पर लगता है, ठीक। तो सबसे पहले जितनी लंबाई पर यूडीएल लगा होता है उतनी लंबाई का, ठीक,
और यूडीएल की वैल्यू का दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो होगा क्या, इसको इधर लिखते हैं। ये हमने 4 मीटर की बीम बनाई, ठीक। उसके बाद इस यूडीएल को हमें पॉइंट लोड में बदलना है, तो पॉइंट लोड इस तरीके से लगेगा, ऐसे कहीं लगेगा, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, कहीं भी लग सकता है। अभी बाद में चर्चा होगी कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में बदला, कितना आया, जितनी लंबाई पर यूडीएल लगा है कितनी पे लगा है, 4 पर मीटर, और कितने मान का लगा है, 20 किलो न्यूटन का, 20 किलो न्यूटन प्रति मीटर का है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो कितना आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, कितना आ जाएगा, 80 किलो न्यूटन। 80 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड आया, बात क्लियर है। अब ये 80 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड कहाँ पर लगेगा, जितनी लंबाई पर यूडीएल लगा होता है। कितनी लंबाई पर लगा है, 4 मीटर पर, तो उस लंबाई के आधे भाग में लगता है। मतलब ये 4 मीटर था, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 मीटर, तो यहाँ से 2 मीटर, 2 मीटर हमारा ये आया, तो यहाँ पर कितने का लोड लग जाएगा, 80 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। बात क्लियर हो गई होगी थोड़ी थोड़ी। दूसरा देखते हैं, एक बीम हमारी ये थी, इसमें इतने भाग में यूडीएल लगा था और इसकी वैल्यू थी 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर का, और यह कितनी लंबाई पे लगा था, 3 मीटर पे। बात क्लियर है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब इस यूडीएल को हमें पॉइंट लोड में बदलना है। कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम बीम बना लिए, ठीक, कितनी, ये 3 थी, इसको भी मान लीजिए कितनी है, ये 2 मीटर है, ठीक। यह हमने 2 मीटर की एक बीम बना दी, इतनी 2 मीटर। अब ये 3 मीटर की यूडीएल है, 3 मीटर की लंबाई पर। अब इसको हमें पॉइंट लोड में बदलना है, तो क्या करना है, सबसे पहले लंबाई और मान का आपस में गुणा करा देना है। तो क्या होएगा, 3 मीटर इंटू 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर, यही आएगा। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 90 किलो न्यूटन। वैल्यू कितनी आ गई, 90 किलो न्यूटन। अब ये 90 किलो न्यूटन लगेगा कहाँ, मैंने बताया था जितनी लंबाई पर यूडीएल लगा होता है उतनी लंबाई के आधे भाग में पॉइंट लोड लगता है। तो यह यहाँ से 3 मीटर की लंबाई में यूडीएल था, तो पॉइंट लोड कहाँ लगेगा, 3 मीटर के आधे, मतलब 1.5 पर। तो यहाँ से हमें 1.5 नापना है और यहाँ पर 90 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा देना है, इस तरीके से 1.5 बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यह है आपका, इस तरीके से पॉइंट लोड में बदला जाता है यूडीएल को। आप लोगों को अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलते हैं अब आगे। हमें समझना है कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी भी बीम में कोई भी टाइप का लोड लगाने पर हमें कैसे बनाना है। ये आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में संबंध इस संबंध की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे, किस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में क्या आपस में रिलेशन होता है। देखिए दोस्तों, ये हमने एक AB बीम ली जिस पर पूरी लंबाई पर W न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लगा था। अब हमने क्या किया, यह बीम का दायां सिरा है B और A आपका बीम का बायां सिरा है।
बीम के दाएं सिरे से हमने x दूरी पर CD भाग या बोल सकते हैं डेल x लंबाई की एक छोटी सी काट मानी। इसको हमने ये अलग दिखा दिया। ठीक, इस डेल x लंबाई की एक काट मानी। अब इस काट पर मानेंगे कि जो D वाला सेक्शन है, ये यहाँ से जब हमने काटा तो इस सेक्शन पर BD भाग के कारण एक शियर फोर्स F ऊपर की ओर लगा तथा मोमेंट एंटी क्लॉक मोमेंट M लग रहा है। बात क्लियर है? किसके कारण? BD भाग की लंबाई के कारण किस में लगा? D पर, इस काट पर D पर ये लगा F और M का। अब C वाली काट पर देखें, AC लंबाई की बीम के कारण क्या लगेगा? F प्लस डेल F माना डाउनवर्ड नीचे की तरफ है और M प्लस डेल M का एक मोमेंट क्लॉकवाइज लग रहा है। बात क्लियर है? ठीक, अब देखिए, जब हमने W न्यूटन प्रति मीटर का यूडियल है और कितनी लंबाई पर है? डेल x लंबाई पर, तो इसको हमें क्या करना है? पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? W का डेल x में मल्टीप्लाई करवा दिए तो कितना आएगा? W इंटू डेल x आ गया। इस यूडियल को पॉइंट लोड में बदला, W इंटू डेल x कहाँ लगेगा? डेल x की आधी दूरी पर, तो आधी दूरी यहाँ पर आ गई, तो ये डाउनवर्ड नीचे काम किया कितना? W इंटू डेल x, और यहाँ से ये दूरी कितनी है? डेल x बाई 2। बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, ये जो हमने सेक्शन माना है C वाला और D वाला, मतलब CD भाग का जो हमने काट ली है, अब इस काट पर लगने वाले समस्त बल और आघूर्ण हम लोग ले लें। तो क्या लिखेंगे? समेशन फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब इस काट पर लगने वाले समस्त बलों का बीजगणितीय योग हम लोग ले लें। देखिए, F प्लस डेल F, एक बल ये लग रहा है, दूसरा बल एक ये लग रहा है, और एक तीसरा बल W इंटू डेल एक्स का यहाँ पर लग रहा है। देखिए, ऊपर से नीचे लगने वाले बल कौन कौन से हैं? F प्लस डेल F, F प्लस डेल F, और एक ये बल है W इंटू डेल एक्स का, W इंटू डेल एक्स का। बस ये दो बल नीचे लग रहे हैं और तीसरा बल आपका F ऊपर की ओर लग रहा है। बात क्लियर है? अब देखिए, F प्लस डेल F प्लस W इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू F के। यहाँ से देखिए, F से F कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या? डेल F प्लस W इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से हम लोग अगर डेल F इज इक्वल टू निकालें तो क्या आएगा? माइनस का W इंटू डेल एक्स के, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डेल F अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का W। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे दें। ठीक है, यह हमारा सेक्शन यहाँ पर C था और यहाँ पर D था। अब हम क्या ले लें? मोमेंट ले लें, समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0, मतलब लगने वाले आघूर्णों का बीजगणितीय हम लोग योग ले लें। तो अब देखिए, हम लोग क्या करें, ये जो C वाला सेक्शन है, C वाली ये एंड है, पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग मोमेंट ले लें, आघूर्ण ले लें इस बिंदु के सापेक्ष, इस सेक्शन के सापेक्ष। तो आएगा क्या? मोमेंट आपका होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट आप लोग मोमेंट ले रहे हैं। तो अब देखिए, एक मोमेंट तो इसी पर लग रहा है, कितना? m इंटू एम प्लस डेल एम का, तो क्या आ जाएगा? m प्लस डेल m का एक मोमेंट कैसा है? ये
घड़ी की दिशा में घूम रहा है, देखिए ऐसे घूम रहा है घड़ी की दिशा में। बात क्लियर है? ठीक। अब देखिए एक बल ये लग रहा है W इंटू डेल एक्स का, और इसके सापेक्ष लेंगे ऐसे, तो कैसा मोमेंट लगाएगा ये? क्लॉकवाइज। देखिए मोमेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे एक बल ये है और हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है। आप अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करिए। पहली उंगली जिस बिंदु के सापेक्ष आपको आघूर्ण लेना है वहां पर रखिए, रख दिया। दूसरी उंगली को बल के साथ रखिए। अब बल आपका जिस दिशा में जा रहा है दूसरी वाली उंगली को उसी दिशा में घुमाइए। बल आपका नीचे आ रहा है, उंगली को आप नीचे घुमा दीजिए। देखिए बल नीचे आ रहा है, उंगली को हमने नीचे घुमाया ऐसे, तो यह आपका हमारा ऐसे घूम रहा है। बात क्लियर है? तो यह जो मोमेंट है कैसा है? घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज है। बात क्लियर है? अब देखिए अगर हम यहीं पर इस बल की बात करते हैं, इस बल की बात करते हैं F की, और ये मान लीजिए F डैश था, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है? 2 उंगली रखिए, एक उंगली हमने फिक्स पॉइंट पे रखी, दूसरी बल की। अब बल की दिशा में उंगली को घुमाना है, तो देखिए ऐसे हमने घुमाया इस तरीके से, यहाँ से देख लीजिए ऐसे हमने उंगली को बल की दिशा में ऐसे घुमाया, तो हमारी उंगली कैसे घूम रही? ऐसे। और ये हमारा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या इसी को हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। बात क्लियर है? तो देखिए F ये W इंटू डेल एक्स यहाँ के अबाउट कैसा मोमेंट बनाएगा? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम कैसा ले रहे हैं? पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा? W इंटू डेल एक्स, तो आपका फोर्स है W इंटू डेल एक्स, इंटू इस फोर्स की यहाँ तक की दूरी कितनी है? C तक की, डेल एक्स बाई 2। तो हम लोग क्या लिख दिए? डेल एक्स बाई 2। बात क्लियर है? अब देखिए क्लॉकवाइज तो मोमेंट हमने पॉजिटिव ले ली। अब एक मोमेंट आपका ये लग रहा है M, ये कैसा है? देखिए घड़ी की उल्टी दिशा है, विपरीत है, काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा? माइनस का M। बात क्लियर है? अब एक यह बल लग रहा है F, इस F बल का इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा? बल इंटू यहाँ तक की दूरी। तो ये कैसा मोमेंट है? एंटी क्लॉक। तो क्या आ जाएगा? F इंटू डेल एक्स, कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉक है। तो क्या आ जाएगा? माइनस का F इंटू डेल एक्स। बात क्लियर है? अभी देखिए हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, ये मोमेंट ले लिया, यह बल ले लिया, एक ये बचा F प्लस डेल F का। अब देखिए हमें इसको भी लेना है। क्या करेंगे इसका? देखिए इसको समझते हैं। हमने एक यह बिंदु ले लिया और यहाँ पर हमने बल लगा दिया 10 न्यूटन का, और यहाँ से हमने ये दूरी ले ली 5 मीटर। तो इसका आघूर्ण कितना आएगा? मोमेंट 10 इंटू लंबवत दूरी, मतलब बल इंटू दूरी, कितना रहेगा? 10 इंटू 50। अब अगर हम बल को खिसका के इधर ले आए तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 4। तो अब कितना आ जाएगा? 10 इंटू 4, मतलब 40 आ गया। अब अगर हम बल को इधर लगा दें और ये दूरी कितनी हो गई? मान लीजिए 2, तो कितना आ जाएगा? अब 10 इंटू 2 कितना आ गया? 20। अब अगर हम दूरी को और कम कर दें, इधर लगा दें, दूरी कितनी हो गई? 1, तब कितना आएगा मोमेंट? 10 इंटू 1, मतलब 10। अगर हम दूरी को और कम कर दें, मतलब बल को इसी जगह लगा दें, तो दूरी हमारी क्या हो गई? 0। तो मोमेंट कितना आएगा? फोर्स तो हमारा है 10, लेकिन दूरी कितनी है? 0। तो हमारा मोमेंट कितना आ गया? 0। बात क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए ये फोर्स तो लग रहा है, F प्लस डेल F फोर्स तो है, लेकिन कहाँ पर लग रहा है? उसी बिंदु पर लग रहा है, उसी जगह पर लग रहा है। तो इसकी वजह से मोमेंट क्या आएगा? बल इंटू दूरी 0। तो इसकी वजह से यहाँ पर मोमेंट क्या आ जाएगा? 0। तो इसको हम लोग लेंगे ही नहीं, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। या आप लोग क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉक के कर सकते थे।
अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है। ये कितना आ जाएगा, m प्लस डेल एम प्लस w इंटू डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 माइनस का m और माइनस का f इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए m से m कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, डेल m। अब देखिए डेल x ये जो है ये पूरा कितना है, डेल x बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, मतलब मान लीजिए कितना है, छोटा है। अगर हम छोटी चीज का वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 0.2 है, छोटा है, इसका हमने वर्ग कर दिया, आएगा कितना 0.04 और छोटा हो गया। तो डेल एक्स का जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो आएगा क्या, डेल एम माइनस एफ इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, डेल एम इज इक्वल टू एफ इंटू डेल एक्स, या यहाँ से हम लोग निकालें तो डेल एम अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एफ के। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। इसी को हम लोग डी एम अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डब्ल्यू के। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। जहाँ पर F क्या है आपका शियर फोर्स, M क्या है बेंडिंग मोमेंट, और X क्या है दूरी, और W क्या था लोड। W क्या था, ये जो लगने वाला यूडियल था लोड। तो ये है आपका dm अपॉन dx किसके बराबर है, F के, और डेल df अपॉन dx किसके बराबर, माइनस W के। इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ही ज़्यादा यूज है इस चैप्टर में। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों का यूज कैसे है और किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। कई सारे टीचर्स आपको शियर फोर्स बेंडिंग, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, बहुत सारे टीचर आपको जब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनवाते हैं तो वो करते क्या है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे चलूँगा। यहाँ पर सपोज दैट यूडीएल लगा है पूरी बीम में, तो वो लोग क्या करवाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम आपका ये बेस लाइन हो गई। बात क्लियर है। शियर फोर्स डायग्राम वह इस तरीके से बनवा देते हैं, ऐसे। बात क्लियर है। ये बीच से जाएगा, ऊपर जगह नहीं है इसकी वजह से है ये ऐसे। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से बनवा देते हैं, ये ऐसे आएगा, बराबर रहेंगे दोनों, इस तरीके से बनवा देते हैं। और कई बीम में शियर फोर्स डायग्राम ऐसे कैंटिलीवर बीम में, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा ऐसे बनेगा, इस तरीके से, ऐसे डायरेक्ट बनवा देते हैं। नहीं बताते कि ऐसा ही क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों नहीं हम लोग बना देते हैं, या यह हमारा ऐसा ही क्यों बन रहा है, हम लोग इसको इस तरीके से क्यों नहीं बना देते, कोई नहीं बताता। इसका लॉजिक जो निकल के आता है यहीं से निकल के आता है। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि आखिरकार इस तरीके से क्यों बनता है, आखिरकार ऐसे क्यों नहीं बनता। सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक एक क्लियर कर दूंगा। देखिए अभी हमने निकाला डी एफ अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू के, और डी एम अपॉन डी एक्स से बराबर निकाला हम लोगों ने एफ के। इन दोनों का आखिरकार मतलब क्या है, देखिए किसी भी
बीम में जो ये F क्या है, फोर्स, किसी भी बीम में जो बल के परिवर्तन की दर है वह किसके बराबर है, लोड के। हमारा W क्या था, लगाया गया है यूडीएल, तो बल के परिवर्तन की दर किसके बराबर है, लोड के। और जो M क्या है, मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन की दर किसके बराबर है, फोर्स के। बात ये क्लियर हो गई होगी। अब आखिरकार हम लोग अलग अलग केस के लिए निकालते हैं कि यदि बीम में पॉइंट लोड लगा है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, यदि बीम में यूडीएल लगा है तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। तो चलिए देखते हैं पहला केस। मान लीजिए पहला केस क्या है, व्हेन बीम इज लोडेड विद पॉइंट लोड। जब बीम में हमारा पॉइंट लोड लगा है, कोई भी बीम हो XYZ, तब देखिए हमने अभी क्या निकाला था, dF अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के W के, और W क्या था, यूडीएल, मतलब उसमें पॉइंट लोड है ही नहीं, तो ये W क्या हो जाएगा, 0। ये किसके बराबर हो गया, 0 के। तो यहाँ से हम लोग निकालें तो dF अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, या यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि dF इज इक्वल टू 0, या dF क्या है, चेंज है, परिवर्तन, मतलब F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब जो मोमेंट आएगा वह क्या था, dm अपॉन dx इज इक्वल टू F के। बात क्लियर है। यहाँ पर देखिए dm इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, F इंटू dx के। इसका क्या करें, समाकलन कर दें ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा, dm का इंटीग्रेशन m और ये f, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c1। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि m इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस c1 और f2 माइनस f इज इक्वल टू 0 या df इज इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है आपका वो क्या है, कांस्टेंट है। बात क्लियर है। तो जो शियर फोर्स होता है वह पॉइंट लोड के केस में कांस्टेंट होता है, और जो बेंडिंग मोमेंट है वो किस तरीके से होता है, ये देखिए, इसकी अगर हम लोग तुलना करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो ये क्या है, एक रेखा का समीकरण है। तो जो बेंडिंग मोमेंट में परिवर्तन होता है वो एक रैखिक होता है। तो पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स डायग्राम आपका कांस्टेंट रहेगा, और इसको हम लोग कांस्टेंट भी लिख देंगे, F इज इक्वल टू कांस्टेंट के, F इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पॉइंट लोड के केस में शियर फोर्स आपका कांस्टेंट रहेगा, और बेंडिंग मोमेंट में एक रैखिक परिवर्तन होता है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं कि जब बीम में आपका यूडीएल लगा है, जब बीम में यूडीएल लगा है, तो देखिए dF अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस के W के। यहाँ से dF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का W इंटू dx, या यहाँ से dF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का W इंटू एक्स प्लस C1, यह आ गया। अब बेंडिंग मोमेंट इसका कितना आएगा, dm अपॉन dx इज इक्वल टू F के है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं dm इज इक्वल टू F इंटू dx के। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू F की हम लोग वैल्यू रख दें, कितना आ जाएगा, माइनस का WX इंटू WX प्लस C1, यह किसकी वैल्यू हो गई, F की इंटू dx। अब देखिए
हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस का WX dx प्लस का C1 dx, तो कितना आ जाएगा, माइनस का WX² प्लस C1x प्लस C2, ये हमारा क्या आ गया, मोमेंट। यह हमारा मोमेंट का इक्वेशन आ गया। कितना आ गया, माइनस का WX² प्लस C1x प्लस C2। अगर हम लोग इसकी तुलना करें तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसका मतलब क्या है, और ये एक रेखा का समीकरण है। तो यूडीएल के केस में आपका जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वह उसमें रैखिक परिवर्तन होता है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपका पैराबोलिक परिवर्तन होता है, जो कि द्विघात समीकरण के रूप में यहाँ से देखने को मिल रहा है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग शुरुआत करते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। अभी तक तो हम लोग बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट गारा की व्यवस्था कर रहे थे, ताकि किसी भी प्रकार की बिल्डिंग में दिक्कत ना हो। दोस्तों, अब हम लोग जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसी भी बीम का बनाते हैं और किस तरीके से किस बीम में बनाया जाता है, वह हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।